हे गाइस, दिस इज मी महिमा एंड मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 29 जो कि 16 सितंबर 2021 के लिए है। क्लास 10 सोशल साइंस की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है नेशनलिज्म ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो यूरोप में नेशनलिज्म डेवलप हुआ वो कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा उसके बारे में देखते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, यानी 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ। सिविल कोड ऑफ 1804 में सिविल कोड स्टार्ट हुआ। वियना कॉन्फ्रेंस 1815 में हुआ। रेवोल्यूशन बाय लाइबरल्स 1848, रेवोल्यूशन जो है वो लाइबरल्स के द्वारा 1848 में हुआ। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866 टू 1871 में हुआ एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1859 टू 1871 में हुआ। और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ा। आगे देख लेते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बिल्कुल शुरुआत से, द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति, शुरुआत से ही द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, जो ये आंदोलन कर रहे थे, जो ये क्रांति कर रहे थे, इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी नेशनलिज्म अमंग द फ्रेंच पीपल। सभी जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे कि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट की जाए, उनके राष्ट्र की, उनकी अपनी पहचान क्रिएट की जाए। जो निरंकुशवाद शासकों का शासन था और ऐसे राजा जो सिर्फ अपने लिए ही कार्य करते थे, जनता का उसमें शोषण किया जा रहा था, उससे उनको छुटकारा मिले, उससे उनको मुक्ति मिले और उनकी अपनी पहचान, देश की अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बने और जनता के साथ न्याय हो सके। ठीक है, तो वो कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। कौन? फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। लेटर नेपोलियन introduce revolutionary reforms in the administrative field, which is known as Civil Code of 1804। तो इसके बाद नेपोलियन आया और उसने इंट्रोड्यूस किया एक रेवोल्यूशनरी का एक नया तरीका, जिसमें कि उसने सिविल कोड ऑफ 1804 लेकर आया। वो द नेपोलियक कोड, ये नेपोलियन लेकर आया था और इसीलिए इसको नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। फर्दर द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी, ये नेशनल यूनिटी मतलब राष्ट्र की एकता। पूरा देश जब एक साथ मिलकर कोई काम करता है तो उसे राष्ट्र की एकता बोलते हैं। नेशनल यूनिटी, नेशनलिज्म in the early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। तो इस तरीके से 19th सेंचुरी का स्टार्टिंग हिस्सा जो था, स्टार्टिंग पार्ट जो था, उसमें यूरोप जो था वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा था। एक तरीके से कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को पाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जनता जो थी वो इतनी त्रास हो चुकी थी, इतनी परेशान हो चुकी थी कि जनता अब अपनी पहचान चाहती थी, अपने लिए समानता, अपने लिए स्वतंत्रता चाहती थी और अपने लिए न्याय चाहती थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेशनलिज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ, क्या क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट्स थे वो देख लेते हैं। रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, पहली डिमांड क्या थी? रूल कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होना चाहिए, यानी शासन जो है वो संविधान पर आधारित होना चाहिए। अभी तक शासन किसका था? राजा का शासन था, जो राजा का मन करता था वो करता था। ठीक है, तो जनता के साथ अन्याय हो रहा था, शोषण हो रहा था। अब क्या है, अब जनता चाहती थी कि कैसे शासन होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार शासन होना चाहिए, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बनना चाहिए। उस संविधान में जो भी नियम और कानून बनाए जाएंगे वो जनता में सभी लोगों के लिए एक समान होंगे, एक जैसे होंगे, किसी के अलग नहीं होंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड ही शासन किया जाएगा, इसलिए रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। आइडियाज लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, बोला गया है कि जनता क्या चाहती थी कि उनको समानता का अधिकार मिले, स्वतंत्रता का अधिकार मिले। ठीक है, और उनको हर तरीके, मतलब जनता चाहती थी कि उनके जो अधिकार हैं वो उनको प्राप्त हो, जिसका शोषण उन्हें किया जा रहा है। अ न्यू ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग, ट्राई कलर मतलब एक तिरंगा फ्लैग, नया जो एक फ्लैग था वो फ्रांस में एडॉप्ट किया गया। नेशनल असेंबली की गई। उसके बाद है
इंटरनल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्सेस, जो भी इंटरनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था उसके लिए भी उनको जो पे करना पड़ता था उसे बंद किया गया। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, वेट एंड मेजर्स का जो सिस्टम था उसको चेंज किया गया। टैक्सेस जो थे उसको बंद किया गया, इंटरनल टैक्सेस जो थे वो बंद किया गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और फ्रेंच जो है वो पूरे देश के लिए एक कॉमन लैंग्वेज बना दी गई, ठीक है, कि सबके लिए एक जैसी भाषा होगी, एक ही भाषा होगी। नेक्स्ट है सिविल कोड ऑफ 1804। 1804 में जो सिविल कोड आया वो क्या था, उसमें क्या कंडीशन थी, ये तो था नेशनल रेवोल्यूशनर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था ये उसकी कंडीशंस थी कि ये चाहती थी जनता, ठीक है, ये नियम चाहती थी। सिविल कोड ऑफ 1804 आया तो उसकी कंडीशंस क्या थी, सबसे पहले कि जो भी जन्म से अधिकार मिले हुए, कुछ राइट ऐसे होते हैं जो जन्म से मिलते थे लोगों को, वो अधिकार खत्म करने की डिमांड की गई कि इन अधिकारों को जो जन्म से अधिकार मिलते हैं उनको खत्म किया जाए। जैसे राजा का बेटा अगर पैदा हुआ है तो उसको अधिकार है कि वो राजा ही बनेगा, ठीक है, जन्म से उसको ये अधिकार मिल गया। हालांकि हो सकता है कि वो एलिजिबल ना हो राजा बनने के लिए, पर उसको ये अधिकार है। तो इस तरह के जो गलत अधिकार थे उसको खत्म किया जाए। तो सबसे पहले तो यही आ गया कि जन्म से जो मिलने वाले विशेषाधिकार है उनको समाप्त किया जाए। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा ये था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि सबको समानता का अधिकार मिले, देश में रहने वाली हर जनता को एक समान अधिकार मिले। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ और अधिकार मिल रहे हैं, किसी को कुछ और, ठीक है, इससे क्या होता है, शोषण होता है। तो इसलिए बोला गया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नज़र में सब एक समान हो, सबको एक समान अधिकार मिले। एंड सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का राइट मिले, ठीक है, कि अगर कोई अर्न करके अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट करता है तो उसको संपत्ति रखने का अधिकार हो। ऐसा नियम क्यों आना है, क्योंकि इससे पहले नियम ये था संपत्ति रखने का अधिकार सिर्फ या तो राजा को था या जो धनी परिवार थे उनको था, और बाकी जो जनता थी उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए ये नियम आया कि ये नियम मतलब ये डिमांड में नियम आया कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा, सभी लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप इकट्ठा कर सकते हैं पैसा, आप कमा सकते हैं पैसा, तो आपको रखने का भी अधिकार होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वर सिंप्लीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे वो किए गए ताकि काम को और आसान किया जाए। जब काम किसी एक को बहुत सारे लोगों को देखना हो तो उसके लिए काम मुश्किल हो जाता है। अगर हम बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स बना देते हैं तो उससे क्या होता है, काम बट जाता है और काम में स्पेशलिटी आ जाती है, काम अच्छा होता है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स किए गए ताकि काम को सिंप्लीफाइड किया जाए। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम लेकर आया गया। एंड पीजेंट्स आपको पता है फार्मर मीन्स किसान होता है, पीजेंट मीन्स किसान होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। फार्मर मीन्स वो किसान होता है जो अपनी खुद की ज़मीन पर खेती करता है, उसे फार्मर बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा किसान जो किसी और की ज़मीन पर खेती करता है और उसको बदले में मजदूरी मिलती है, उसे पीजेंट कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई भी किसान, उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए, तो वो किसी और की ज़मीन पर खेती करता है और जिसकी ज़मीन है वो उसको बदले में मजदूरी देता है, उसे पीजेंट कहते हैं। तो पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सर्वटम एंड मैनोरियल ड्यूज, ठीक है। तो जो पीजेंट्स थे उनके साथ जो शोषण हो रहा था तो उनके साथ भी न्याय करना चाहिए। मतलब उनके पास उनको एक तो स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, और उनके जो भी मतलब उनको पे करना होता है वो उनको सफिशिएंट मिलना चाहिए जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें। और गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड इन टाउन्स, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उन सबको टाउन्स में हटाया गया, ठीक है। लाइबरल नेशनलिज्म क्या था वो देख लेते हैं। लाइबरल नेशनलिज्म पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक व्यूज, पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक और इकोनॉमिक मीन्स होता है आर्थिक। तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक व्यूज क्या थे वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कंसेंट मीन्स क्या होता है, रजामंदी, ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ठीक है।
तो सबसे पहले यही था कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड ऑफ ऑटोरेसी। नेक्स्ट है रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी न्याय मतलब रूल होगा, जो भी शासन करेगा देश पर वो किसके अनुसार करेगा, संविधान के अनुसार। और संविधान के अनुसार शासन करने का मतलब है कि सबको स्वतंत्रता का अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा और किसी के साथ शोषण या अन्याय नहीं किया जाएगा, न्याय सबके लिए एक समान होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनानी चाहिए, एक पार्लियामेंट बनानी चाहिए और उसके अनुसार गवर्नमेंट बननी चाहिए। एंड ऑफ जो भी ये विशेषाधिकार थे, ठीक है, उनको समाप्त किया जाए, जन्म से जो मिलने वाले विशेषाधिकार थे उनको समाप्त किया जाए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि सबके लिए समानता का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू वोट बट नॉट फॉर एवरीवन, यहाँ पे नेक्स्ट ये था राइट टू वोट, सबको राइट होना चाहिए वोटिंग का, ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ये किसी के जाति धर्म या किसी चीज़ के आधार पर किसी के साथ न्याय हो, इसको वोटिंग राइट है और इसको नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको अधिकार होना चाहिए। फ्री मार्केट होनी चाहिए, ठीक है, फ्री मार्केट का मतलब ऐसी मार्केट नहीं जहाँ फ्री पे सामान खरीदा जा सके। फ्री मार्केट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए कि इस मार्केट में ये जा सकता है या वो जा सकता है। फ्री मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहाँ पे जो भी एलिजिबल प्राइजेस हैं वो रखे गए हैं और उस मार्केट से जो भी एलिजिबल पर्सन है वो कुछ भी जाके परचेज कर सकता है। और नेक्स्ट है स्टेट इम्पोज टैक्सेस, जो भी टैक्सेस के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे, कुछ गलत टैक्सेस लिए जा रहे थे, उनको बंद करने का प्रावधान लाया गया। तो ये था लिबरल नेशनलिज्म और उसका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक व्यूज। तो ये था आज का वर्कशीट, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द सिविल कोड ऑफ 1804। क्वेश्चन नंबर 2, how did the French Revolution strengthen the idea of nationalism? And question number 3 is mention the features of liberal nationalism. Question number 4 is which ideas of the French Revolution impress you the most and why? आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में which ideas of French Revolution impress you the most and why? ऐसा कौन सा फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया है जो आपको इम्प्रेस करता है और क्यों करता है आपको बताना है, ठीक है, जिससे आप प्रभावित होते हैं। ऐसा कौन सा तरीका था, कौन सी चीज थी जिससे आप प्रभावित हुए और क्यों हुए, कारण भी बताना है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ आज की वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स। लेट्स स्टार्ट आंसर्स। Question number 1 is explain the features of civil code of 1804। 1804 का जो सिविल कोड आया था उसके फीचर्स क्या हैं, आपको फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। द फीचर्स ऑफ द सिविल कोड ऑफ 1804 आर एज फॉलोज। नंबर 1, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि जन्म से मिलने वाले जो विशेषाधिकार है उनको समाप्त किया जाए। एंड सेकेंड वन इज इक्वालिटी, यानी हर किसी को समानता का अधिकार मिले और सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, और राइट ऑफ प्रॉपर्टी मिले, यानी कि अगर आप एलिजिबल हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं अपनी मेहनत से, तो कमा के आपको संपत्ति रखने का अधिकार है, जो कि निरंकुशवाद शासन जब चलता था फ्रांस में तो नहीं था। यानी कि कोई मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली का इंसान अगर ज़्यादा पैसा अर्न कर ले तो उसको अपने पास संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तो ये नियम बदला गया, आप सबको बोला गया कि सबके पास समानता का अधिकार है और सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वर्ड सिंप्लीफाइड। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किया गया जिससे काम को आसान किया जा सके, ठीक है। फेडरल सिस्टम लाया गया। पीजेंट्स जो भी थे, मतलब जो किसान थे, बटाई के जो किसान थे, उनको उनके अधिकार दिलाए गए। तो ये स्पेशल फीचर थे 1804 सिविल कोड के। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने स्ट्रेंथ दिया आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को, ठीक है। तो देखते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन फॉलोइंग वेज। नंबर 1,
कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले संविधान बेस्ड गवर्नेंस होनी चाहिए, यानी कि जो गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होगी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर इनेक्टेड विच मेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन इट्स टेरिटरी, यानी कि उस सीमा के अंदर रहने वाले सभी निवासियों के लिए एक संविधान बनाया जाएगा और उस संविधान में सबके लिए समानता और स्वतंत्रता का अधिकार होगा, सबके साथ एक जैसा न्याय किया जाएगा, यानी जो शासन होगा वो संविधान पर आधारित होगा, ना कि किसी राजा पर आधारित होगा। सेकेंड पॉइंट इज इक्वालिटी फ्रीडम। अब यहाँ पे क्या किया गया, इक्वालिटी यानी समानता, फ्रीडम एंड फर्टर्निटी एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का रिजल्ट ये निकला कि फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अरोज अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस एंड पीपल अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी एंड द फ्रीडम। लोगों के अंदर जब ये भावनाएं उत्पन्न हुई तो लोगों ने महत्व समझा कि फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी क्या है, और उन्होंने फिर डिमांड करनी शुरू की कि उनको स्वतंत्रता और समानता का अधिकार चाहिए ही चाहिए। आगे है न्यू फ्रेंच ट्राइकलर फ्लैग, उनका नया तिरंगा झंडा आया, मतलब लाया गया। A new French tricolor flag was accepted as a नेशन के लिए एक नया फ्लैग एक्सेप्ट किया गया। नेशनल असेंबली बनाई गई। नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच जो है उसको नेशनल लैंग्वेज के रूप में अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मेंशन द फीचर्स ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म के फीचर्स क्या थे, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो सिविक नेशनलिज्म ऑल्सो नोन एज द लिबरल nationalism is a form of nationalism identified by the political philosophers who believe in an inclusive form of nationalism that adheres is traditional liberal values of freedom, tolerance, equality and individual rights. The features of liberal nationalism are as follows. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इनके जो फीचर्स थे वो भी दे रखे हैं। फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले हमने लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा कि लिबरल नेशनलिज्म होता क्या है। अब हम जानेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कंसेंट दैट इज एंड ऑफ द मोनार्ची, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए, और मोनार्ची का शासन जो है वो खत्म होना चाहिए। मोनार्ची मीन्स होता है किसी राजा का शासन, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो इस शासन को समाप्त करके डेमोक्रेसी आनी चाहिए, जनतंत्र आनी चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड गवर्नेंस, अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच देयर इज अ इक्वल जस्टिस एंड लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जहां पर एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान के अनुसार ही सरकार का काम होना चाहिए, जिसमें हर व्यक्ति के लिए समान न्याय और समानता का प्रावधान होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक पार्लियामेंट होना चाहिए जिसका एक सिस्टमेटिक तरीके से सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये थे इसके फीचर्स। क्वेश्चन में हमें फीचर्स पूछे हुए हैं, तो आप चाहें तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं, और इससे पहले जो मैंने डिफाइन बताया है वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप को लगता है कि फ्यूचर में ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है, क्योंकि ये आ सकता है, तो आपको पूरा आंसर लिखना चाहिए। आपके पास चॉइस है, यहाँ पर 2 चॉइसेस हैं, आप चाहें तो पूरा आंसर लिख सकते हैं और आप चाहें तो हाफ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। ठीक है, तो आप ये 3 पॉइंट में ही मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर को। ये थी आज की वर्कशीट, इसी के साथ होती है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स को, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, और वहाँ से हैंड रिटन नोट के द्वारा भी आप अपनी वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी हर लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और यही मोटिवेशन है कि हम अपने काम को
और ज़्यादा महत्व देना शुरू कर देते हैं। तो एक टीचर के लिए उसकी इम्पोर्टेंस, उसका जो दक्षिणा होता है वो यही होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कि आप हमारी वीडियो को पसंद करें और इसको देखना पसंद करें। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।